नमस्कार। किसान खेती बाड़ी चैनल में एक बार फिर आपको सादर अभिनंदन है। जैविक खेती के बारे में जो अध्याय चल रहा है उसका तीसरा अध्याय, जिसका विषय जैविक उत्पाद और उसको व्यावसायिक दृष्टिकोण में सही ढंग से उतारना है। जैविक खेती से उत्पन्न खाद्य वस्तुओं की अधिक मांग बाजार में रहती है। इससे रसायनों के अवशेष ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं। रासायनिक खेती के द्वारा तैयार सामग्री किसान दूसरे दिन सब्जी मंडी में ले जाते हैं। यदि 7 से 10 दिन सब्जी तोड़ने का इंतज़ार करें तो सब्जी पक जाएगी और बाज़ार में भाव भी कम मिलेंगे। रासायनिक खेती में रसायनों का प्रयोग मात्र रोग नियंत्रण तक ही सीमित नहीं, अपितु सब्जियों को चटक रंग से रंगना भी है। आजकल गोभी को सफ़ेद रंगना, भिंडी को हरा रंगना, परवल को हरा रंगना इत्यादि फैशन ही बन चुका है, जिसके माध्यम से उपभोक्ता को नाना प्रकार के रोग जनित जहर वाले केमिकल को खाना मजबूरी हो गया है। जागरूक उपभोक्ता जैविक खेती से उत्पादित फल और सब्जियों का ही क्रय करना पसंद करने लगे हैं। कई जैविक उत्पादनों का विदेशों में भी निर्यात काफ़ी मात्रा में हो रहा है और आगे इसकी संभावनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जैसे बासमती चावल, सोयाबीन, मसूर, तिल, मूंगफली, गुड़, शक्कर, आम, अनानास, लीची, केला, कपास, मसाले, कॉफ़ी, चाय, शहद, नारियल, काजू, अखरोट। इसके अलावा फलों के उत्पादनों को भी सीधे संसाधित कर, जैसे आम का रस, लीची का रस, मौसम्बी का रस, केले का रस, सूखा केला इत्यादि का भी निर्यात किया जा रहा है। उपयुक्त फसलों के उत्पादन पर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में भी मांग बढ़ती जा रही है। औषधीय पौधों का जैविक विधि से उत्पादन औषधीय पौधों को रासायनिक खेती से अमृत के बजाय विष बचाने से आवश्यक है। औषधीय पौधों की खेती सदैव जैविक विधि से ही की जानी चाहिए। जिस रोग से मुक्त होने के लिए उपभोक्ता जैविक खेती का प्रयोग करना चाहते हैं, उससे मनुष्य 30% रोग से अपने आप मुक्त हो जाएगा। विश्व में मुख्यतः 3 तरह के मानक हैं, यूरोप, अमेरिका और जापान, जिसमें थोड़ा ही अंतर है। अतः प्रमाणित करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि किस देश को निर्यात करना है, वहाँ का मानक क्या है, वह कौन से प्रमाणीकरण संस्था की उस देश में मान्यता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकांश मानकों में खेती के लिए बनाए गए मानकों में विशेष अंतर नहीं है। मानकों के मुख्य अंतर प्रसंस्करण और खेत के बाद के रख रखाव व पैकिंग आदि से संबंधित है। हमारे देश के लिए बनाए गए मानक सम्मिश्रण हैं और मानकों के आधार पर उत्पादन करने से देश विदेश की आवश्यकताओं के अनुसार थोड़ा फेर बदल करके निर्यात किया जा सकता है। किसान बंधुओं को हम एक बार फिर ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि आज की जो विषय है वह जैविक खेती के प्रति उत्साहित करने के लिए बनी है, जिससे यह किसान बंधु समझे कि खेती बाड़ी केवल क्षेत्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर भी जैविक खेती की मांग बहुत ही प्रचुर मात्रा में है। विश्व व्यापार संधि में उर्वरक और कीटनाशकों के अवशेष व गुणवत्ता संबंधी कठोर नियम बनाए गए हैं। दूसरे खुले विश्व व्यापार की भारी प्रतिस्पर्धा में ही वही वस्तु बाजार में टिक पाएगी या बिकेगी जिसकी लागत कम और गुणवत्ता अच्छी होगी। और जैसा कि पहले बताया गया है कि जैविक उत्पाद में ये दोनों ही विशेषताएं होती हैं। तीसरी विशेषता जैविक खेती की यह है कि जैविक खेती के उत्पादों की मांग बढ़ रही है। हालांकि कुल विश्व बाजार का 3% ही जैविक उत्पाद है, किंतु प्रतिवर्ष 25-40% की वृद्धि दर होने से भविष्य से मांग बनी रहने की प्रबल संभावना है।
यदि मांग बनी रही तो प्रतिस्पर्धा का असर बहुत कम हो जाता है। अतः विश्व व्यापार संधि की प्रतिस्पर्धा और विकसित देशों द्वारा उत्पाद पर भी दी जाने वाली भारी सब्सिडी के बावजूद जैविक खेती के उत्पादन और विश्व बाजार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जैविक उत्पाद की मांग IPC 2001 तक ले जाने की असीम क्षमताएं हैं। जैविक उत्पाद के बाजार के बारे में मुख्यतः बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। जैविक खेती और जैविक रूप से संबंधित उत्पादों को क्रय विक्रय को लेकर किसानों और उत्पादकों के मन में कई आशंकाएं होती हैं, जो निम्नलिखित है। क्या जैविक खेती का उत्पादन कम होता है, अतः रासायनिक खेती की अपेक्षाकृत लागत अधिक हो सकती है? इसके प्रमाणीकरण में 2-4 वर्ष तक समय लगता है। वैश्विक बाजार में जैविक खेती से उत्पादित वस्तु उपभोक्ता को पसंद आएगी या नहीं? प्रमाणीकरण के बिना जैविक उत्पादन का अच्छा मूल्य मिल सकता है या नहीं? जैविक खेती का प्रमाणीकरण उत्पाद कई ग्रेड में बिकता है या नहीं? जब रासायनिक खेती से जैविक खेती में भूमि को बदला जाता है तो मृत भूमि को जैविक खाद द्वारा जीवित करने के लिए 1-2 वर्ष समय तो लग ही जाता है, क्योंकि जैविक खाद धीरे धीरे असर दिखाती है। इसके बाद सब कुछ रासायनिक खेती से कई गुना अच्छा हो जाता है। अर्थात शुरू के 1-2 वर्ष उपज के बाद जैविक खेती में रासायनिक खेती की अपेक्षा अधिक उपज प्रारंभ हो जाती है, और वह भी लंबे समय तक। दूसरे जैविक खेती की लागत रासायनिक खेती की अपेक्षा कम होती है, क्योंकि खाद, बीज, कीट नियंत्रण आदि किसान द्वारा बनाए जाते हैं, जिनकी लागत बाजार में मिलने वाली रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों से बहुत कम होती है। जैसे 1 किलोग्राम 30 रुपया राइबोजेमियम कल्चर से 800 रुपया की यूरिया के बराबर जमीन में नाइट्रोजन उपस्थित होती है। अतः कोई शंका नहीं है कि किसान बंधु जैविक खेती शुरू कर देने के बाद जैविक खेती कम लागत में अधिक उपज देने में सक्षम है। जैविक खेती में भले ही समय लगे, लेकिन जैविक खेती आपको कम लागत में अधिक उपज देगी। जैविक खेती से प्रमाणीकरण के परिवर्तन काल की अधिकतम सीमा 1 वर्षीय फसलों के लिए 4 साल तक रखी गई है। जैविक खेती बनाने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले उस खेत को कितना रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का प्रयोग किया गया है, यदि कम किया गया है तो परिवर्तन काल 1-2 वर्ष भी हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि खेत के रसायनों के अवशेष निकालने और जैविक खेती बनाने का प्रबंधन कितना अच्छा किया गया है। यदि तकनीकों को समन्वित रूप में यदि अपनाया जाए तो सीमित समय में भूमि का जहर निकाला जा सकता है। परिवर्तन काल के पहले 2 वर्ष तक उत्पाद की पैकिंग पर लिख दिया जाता है कि उत्पाद जैविक परिवर्तन काल में पैदा किया गया है। बाजार में सभी तरह के उपभोक्ता रासायनिक खेती के बजाय परिवर्तन काल के खेत में पैदा किए गए फसल या उत्पादन को भी पसंद करते हैं। हर जागरूक व्यक्ति जानने लगा कि रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के प्रयोग से पैदा हुआ उत्पाद स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आजकल अक्सर सुनने को मिलता है कि उर्वरक से पैदा किए गए अनाज, फल, सब्जी में स्वाद की कमी हो गई है। सभी उत्पादकों की मात्रा तो बढ़ी पर गुणवत्ता को घटी है। ऐसे समय आज हर एक जागरूक उपभोक्ता यह चाहता है कि ऐसे खाद्य का प्रयोग करें जो उर्वरक, कीटनाशक के अवशेष से मुक्त हो और जैविक खेती उत्पादित हो। चूँकि पश्चिमी देशों में साक्षरता और जागरूकता दोनों ही अच्छी है, इसलिए वहाँ प्रति वर्ष मांग 25 से 40% तक बढ़ रही है। भारत में भी मांग बढ़ रही है। भारत में मांग बढ़ने की प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि भारत सरकार विभाग एपीडा ने जैविक खेती का लेबल जारी किया है और कई योजनाएं चलाई हैं। देश के कई बड़े बड़े व्यावसायिकों ने भी किसानों
से अनुबंध पर जैविक खेती प्रारंभ की है। यदि उपभोक्ता की पसंद का प्रत्यक्ष प्रमाण देखना है तो किसान को अपने मिलने वाली व्यापारी एवं अन्य लोगों के बीच यह घोषणा करके देखें कि एक बार गेहूं, चावल या अन्य कोई भी खाद्य उसके खेत के जैविक खेती से तैयार किया जाएगा, उसका तत्कालिक असर यह होगा कि उत्पादन के खरीदने हेतु लोग पहले सौदा तैयार करेंगे। रासायनिक खेती की अपेक्षा जैविक खेती का उत्पादन लोग खरीदने को शीघ्र तैयार हो जाएंगे। प्रमाणीकरण उपभोक्ता को दिलाए जाने वाला लिखित विश्वास यह है कि जिसके आधार पर उपभोक्ता बिना उत्पादन से सीधा संपर्क करके यह विश्वास कर सकता है कि वह उत्पादन खरीद रहा है, उसका उत्पादन जैविक खेती के मानकों के अनुसार ही हुआ है। यह लिखित विश्वास उपभोक्ताओं के आयातकों के लिए उपयोगी है जो दूसरे देशों में रहते हैं और उनका हमारे देश में आकर उत्पादन को देख पाना व्यवहारिक नहीं है। अतः निर्यात करने के लिए जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण की आवश्यकता हो सकती है, किंतु हमारे देश में 1 अरब उपभोक्ता बिना प्रमाणीकरण के ही विश्वास पैदा किया जा करके इसका उपयोग कर रहे हैं। बाद में पैकेट पर बिना प्रमाणीकरण के 100% जैविक लिखना कानूनन अपराध भी है। अतः ऐसा अनुमान है कि जैविक खेती की सामग्रियों को ग्राम स्तर पर बढ़ाकर सफलतापूर्वक विक्रय किया जा सकता है। इससे केवल सहकार और पड़ोसी से प्रेम ही की भावना पैदा नहीं होगी, वरन कई लोगों को गांव में रोजगार मिल सकेगा और ग्रामीणों को शहर की ओर पलायन रुकेगा। हमारी परंपरागत खेती तो प्रकृति के नियमों के अनुसार ही होती है, यानी विविधता बनाए रखना, फसल चक्र, जैविक खाद का प्रयोग। पड़ोसी भी परंपरागत खेती में बड़ा सहयोग होता है। गाँव के स्तर पर उन्नत बीज बनाना, जुताई व निराई का कार्य सभी मिलजुल कर करते हैं और इन सब से बढ़कर ग्राम स्तर पर प्राकृतिक साधनों जैसे जल और पेड़ पौधों का संरक्षण किया जाता है। यानी प्राकृतिक और पड़ोसी के साथ सहजीवी संबंध रखा जा सकता है। 5वें दशक में हुई रासायनिक खेती की शुरुआत, जिसमें प्रकृति के साथ रासायनिक युग शुरू हुआ, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि सभी तत्व जो पहले प्राकृतिक स्रोतों के द्वारा प्राप्त किए जाते थे, जैविक खाद, हरी खाद से मिलते थे, अब उन्हें यूरिया, डीएपी आदि उर्वरकों से दिया जाने लगा। पड़ोसी के सहयोग की यह ट्रैक्टर, खरपतवार नाशक, कीटनाशी रसायनों ने ले ली। अब तो सहयोग के बजाय पड़ोसी यानी पानी बंटवारे, पशुओं की रखवाली और झगड़े तो राज्य और देशों के स्तर तक पहुंच गए हैं। स्वयं के खेत में कीटनाशक के छिड़काव से पड़ोसी के घर, परिवार, पालतू पशुओं का क्या नुकसान होगा, इसकी कोई चिंता नहीं है। यूरिया और कीटनाशकों के अवशेष कितनी मात्रा में पानी व हवा में मिलकर जनजीवन को कैंसर जैसे रोग से ग्रसित करेंगे, इसकी कोई गारंटी ही नहीं है। अधिक उत्पादन हेतु रसायनों का अधिकाधिक इस्तेमाल करने की मानसिकता प्रकृति और पड़ोसी के सहयोग के बजाय उन्हें जीतने का रास्ता अपनाने से आज किसान के जीवन में स्थायित्व लाने यह जरूरी है और लड़ाई के बजाय प्रकृति और पड़ोसी से मिलकर काम किया जाए और जैविक खेती सदैव इस प्रकार के समन्वय में हो सकती है। जैविक खेती में प्राकृतिक स्रोतों से पोषक तत्वों के प्रबंध और प्राकृतिक कारकों द्वारा रोग कीट प्रबंध के साथ अनेक समन्वित रूप में अपनाने के लिए आस पड़ोस के किसानों या ग्राम स्तर के प्रबंध से ही संपूर्ण सफलता मिल सकती है। यदि एक किसान जैविक खेती कर रहा है तो आसपास के सभी किसान रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं तो उस किसान के खेती पर रसायनों का थोड़ा ज़्यादा असर होगा, जिससे उसे जैविक खेती का संपूर्ण लाभ नहीं मिल पाएंगे। अतः कई किसान सामूहिक रूप से जैविक खेती अपनाएं, जिससे न केवल इससे प्रबंध आसानी होगी वरन उपभोक्ता को भी बाजार में सिर्फ यह बताना होगा कि गांव के सभी किसान जैविक खेती के खाद्यान्न पैदा कर रहे हैं और बाजार में उसे किसान समूह के लिए विश्वास पैदा हो जाएगा। इसी बाजार या उपभोक्ता को विश्वास को सरल बनाने के लिए विश्व स्तर पर एक प्रक्रिया बनाई गई जिसे प्रमाणीकरण या सर्टिफिकेशन कहते हैं। इसके कई नियम विधान बनाए गए हैं जिनके आधार पर प्रमाणीकरण संस्था यह प्रमाण देती है कि अमुक किसान का खेत था। किसान समूह के खेतों के उसके द्वारा उगाई गई फसल का उत्साह 100% जैविक विधि के द्वारा तैयार किया गया है।
ये प्रमाणीकरण संस्थाएं अधिकांश संस्थाओं की शाखाओं के रूप में हमारे देश में काम कर रही हैं। ये अक्सर प्रमाणीकरण हेतु अच्छी खासी रकम भी फीस लेती हैं। अतः उन किसानों के लिए जिन्हें अपना उत्पाद अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान इत्यादि देशों में निर्यात करना है, उन्हें संस्थाओं का प्रमाणीकरण कराना चाहिए। हमारे देश में एपीडा, जिसे हम लोग कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के नाम से जानते हैं, भारत सरकार की संस्था के मार्ग निर्देशन से सन 2000 में राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम शुरू किया गया और एपीडा दिल्ली, चाय बोर्ड कलकत्ता, कॉफ़ी बोर्ड बंगलोर और मसाला बोर्ड कोचीन को प्रमाणीकरण के नियम बनाने और प्रमाणीकरण वाली संस्थाओं को नियुक्तिकरण का कार्य दिया गया। इन संस्थाओं के मार्गदर्शन से कई प्रमाणीकरण संस्थाएं कार्य कर रही हैं, जिनसे प्रमाणीकरण कराया जा सकता है। जैविक खेती में उपयोग किए जाने वाले सभी आदान जैसे जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट, खली की खाद इत्यादि जैविक स्रोतों से ही बनाए जाने चाहिए। अर्थात यदि कंपोस्ट खाद बनाना है तो उसमें खेत के फसल अवशेष को मिलाना चाहिए। जहां रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग पिछले 3 वर्ष से न किया गया हो और ऐसा गोबर व पशु अवशिष्ट ही उपयोग में लेना चाहिए। यदि जैविक विधि से उगाया चारा ही खाया हो, जिसका पालन भी जैविक तरीके से रोग दूर करने व रासायनिक दवाई और एंटीबायोटिक का उपयोग नहीं किया गया हो। कहने का भाव यह है कि पूरा कृषि तंत्र जैविक बन जाना चाहिए, जिसका स्रोत खाद, बीज, कीट नियंत्रण से किस रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों के अवशेष खेत में न आवे। मानव मल, खून, हड्डी, शहर या अवशिष्ट जल यदि कई ऐसे पदार्थ हैं जिससे कई रासायनिक व रोग कारक जीवाणु हो सकते हैं। यह सभी पदार्थों के पूर्णतः रोग कारक व हानिकारक रसायन, उर्वरक, कीटनाशक के अवशेष में न आ जाएं। स्वयं या स्थानीय स्तर पर बताए गए जैविक आदान व प्रमाणित करना आसान है कि जैविक विधि से तैयार किया गया अपेक्षाकृत उन आदानों से दूसरी जगह से लाए गए कुछ समय पहले बनाए गए। यदि किसान स्वयं कंपोस्ट बनाता है और विश्वास के साथ कह सकता है कि जैविक विधि से बनाया गया है, बाहर से लाई कंपोस्ट की शुद्धता को तय करने में बहुत सारे प्रशिक्षण करने होंगे, जिससे व्यर्थ के समय और पैसे की बर्बादी होगी। जैविक खेती के प्रयोग किए जाने वाले बीज के किस्म, बीजीकरण व जीन पर हेर फेर से बनाई गई नहीं होनी चाहिए, यानी बीटी, कपास, सोना, धान या प्रयोग वर्जित है। अतः जहाँ तक हो सके स्थानीय किस्मों का चयन, बनाई गई सुधारी किस्म का उपयोग लाना चाहिए। उत्पाद एवं संसाधन के विकिरण व रसायनों का प्रयोग वर्जित माना गया है। जैविक खेती के प्रमाणीकरण के नियम में कई ऐसे पदार्थ जो जैविक विधि से उत्पादन किया गया है सभी प्रयोग करें। जैसे जैविक खाद, कुछ पदार्थ संदर्भ का अर्थ होता है कि सीमित मात्रा में अधिक प्रयोग न करें। आज के पाठ का सारांश यह है कि जैविक खेती के लिए ना ही जैविक खाद और कंपोस्ट की आवश्यकता है, बल्कि एक संगठित समाज की भी आवश्यकता है, जिससे समाज के कितने ही किसान एक साथ मिलकर जबकि जैविक खेती का उत्पादन करेंगे, उसके मानक को सही स्तर पर उतारेंगे, उसके कंपोस्ट और खाद जितने भी आवश्यकता के कीटनाशी इत्यादि जो भी ज़रूरत हो सभी समूह में मिलकर अगर उत्पादित करें और अपने खेतों में मिलाएं तो जैविक खेती का लाभ ले सकते हैं। जैविक खेती से उत्पादित सभी मूल्य बाजार में सामान्य उत्पादन से अधिक होते हैं, इसलिए किसान कभी संशय न करें कि हमारे उत्पाद बाज़ारों में उतने ही भाव में बिकेंगे जितने भाव में हमारे सामान्य भाव है। फल और सब्जियों की बात तो इतनी अधिक है कि बाज़ार में जाते ही और बाज़ार में पहुंचने से पहले ही जैविक उत्पादों का भाव पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो पाता है। इसलिए किसानों को जागरूक और समूहबद्ध होना चाहिए। पारंपरिक खेती के बारे में ज्ञान करके पारंपरिक तरीके से खेती करें, जिससे जैविक खेती के बहुत से गुण अपने आप सीख सकते हैं। जैविक खेती एक क्रांति है जो आने वाले समय में मनुष्य को रोग रहित,
शरीर को रोग रहित और पर्यावरण को रोग रहित बनाने में सक्षम है। किसान बंधु, अगर लगातार आप इस चैनल में बने रह रहे हैं तो हम अब नित्य नए जैविक उत्पादन और जैविक उत्पादनों के बारे में रोज़ नई जानकारी लेकर उपस्थित होंगे। इसलिए बने रहिए किसान खेती बाड़ी चैनल में। अगला पाठ होगा जैव उर्वरक। कल के पाठ में हम लोग जैव उर्वरकों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, इसलिए न भूलें और देखते रहें अगली कड़ी जैव उर्वरक। धन्यवाद।